डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आज हम विश्लेषण करेंगे देश के अंदर बढ़ते काजू की खेती, काजू के कारोबार और काजू के बाजार की। काजू, जी हां, ये यूं तो कोस्टल एरिया की फसल है, लेकिन आपको कहां पर यह मुनाफा देने वाली है, इस पर आज का यह विशेष एपिसोड। इस चर्चा के अंदर में हमारा साथ दे रहे हैं राजीव पपरेजा जी। स्वागत है राजीव जी आपका। नमस्कार जी। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे, चूंकि ये इंडस्ट्री काजू की अगर मैं बात करूं तो काजू का इस समय पर बाजार आप नेट शेल के अंदर में क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं एक आंकड़ा देख रहा था, उस आंकड़े के मुताबिक जो काजू का बाजार है वो लगातार ग्रोथ रेट ले रहा है। और अगर मैं उन आंकड़ों की ऊपर पे नजर डालता हूं तो एक चीज साफ ये निकल करके आती है कि कमोबेश तकरीबन 8 लाख मीट्रिक टन, आई थिंक सो 8 लाख मीट्रिक टन, 8 लाख मीट्रिक टन आपका सालाना यहां पर प्रोडक्शन है। ठीक है जी। और करीब करीब इसका जो एकरेज एरिया है वो है आपके पास में 10 लाख हेक्टेयर का। बिल्कुल। 10 लाख हेक्टेयर में से मात्र हम 8 लाख मीट्रिक टन ही क्रॉप ले पा रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, इस समय पर हम इंपोर्ट करने वाले देश हो गए हैं। और अगर मैं इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं तो 760 किलो मात्र ही ये प्रति हेक्टेयर से हम रो कैश्यू जो है निकालते हैं, वो निकाल रहे हैं। अगर रो कैश्यू को जब आप कैश्यू के अंदर में कन्वर्ट करेंगे, टेबल के अंदर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, 1/4 से भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, 20-25% रह जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस नजर से देख रहे हैं? और दूसरी, मेरा आपसे इसी के साथ ही जुड़ा हुआ सवाल यह है, क्योंकि जो सवाल है उसको मैं पूरा कर देता हूं। यहां पर हम जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर में काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। तो उसको देखते हुए आपको पर्टिकुलरली काजू का बाजार कैसा दिखाई दे रहा है देश के अंदर? टोटल काजू का मैं आपको बताऊं, आपने जो फिगर्स बताई बिल्कुल ठीक बताई। काजू का टोटल हमारी जो क्रॉप है वो 8 लाख टन की है, लेकिन ये है कर्नल विद शेल के साथ। और जो एक्चुअल ये रॉ कैश्यू कहते हैं, इसके अंदर से 20 से 22% माल निकलता है, जो कि 8 लाख टन का सीधा 2 लाख टन हो जाता है। और हम जो इंपोर्ट है उसके सिवा हम जो है इंपोर्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं 10 से 12 लाख टन का इंपोर्ट करते हैं। रॉ कैश्यू को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे को टोटल मिला के 20 लाख टन टोटल इंपोर्ट रॉ कैश्यू होता है, जिसके अंदर से हम मिला के 3-3.5 लाख से 4 लाख टन का एक्चुअल कैश्यू कर्नल बनाते हैं। ठीक है। तो टोटल हमारी एग्जैक्ट कंजम्पशन हो गई 3.5 लाख टन की। ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है ऑन एन एवरेज 6 से 8% बढ़ रही है। क्यों? एक इंडिया जो है वर्ल्ड का 30% कर्नल, ऑलमोस्ट 1/3 वर्ल्ड की क्रॉप इंडिया खाता है। इंडिया सबसे बड़ा प्रोसेसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सबसे बड़ी ग्रोइंग मार्केट भी है। कैश्यू के अंदर हमारे को जो इस बार बजट में भी कहा गया, कैश्यू के अंदर हमारे को जो कोस्टल एरिया में उग रहा है, थोड़ा थोड़ा
कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ उगने लगा है, मगर प्रोसेसिंग यूनिट पूरे इंडिया में फैलने लगे हैं। आज की डेट में पहले सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ आप कोस्टल बेल्ट में देखते थे, केरला, मैंगलोर, गोवा, बट अब वो धीरे धीरे गुजरात की साइड में, दिल्ली के अराउंड, बिहार में, बंगाल में, सब जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट आने लगे हैं। बट हमारी एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहेगी, हमारी डिपेंडेंसी ऑन रॉ कैशू। क्यों? जिस कंट्री से हम, अफ्रीका से हम रॉ कैशू इंपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे वो भी प्रोसेसिंग में जाना चाह रहे हैं और वो धीरे धीरे बैन लगाना चाह रहे हैं कि हम रॉ कैशू को एक्सपोर्ट बैन कर दें। अगर वो बैन हो जाता है तो इंडिया एकदम से सडनली हमारे को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा। हमारी कंजम्पशन तो वही है, पर हमारी जो प्रोडक्शन है सिर्फ 8 लाख टन है। और आज अगर हमको अफ्रीकन कंट्रीज खुद ही प्रोसेस शुरू कर देंगी तो एंड ऑफ द डे हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो उसका सोल्यूशन है ग्रो इन इंडिया, यील्ड को बढ़ाना, इसके सिवा बेहतर टेक्नोलॉजी को लेना और कैसे प्लांट्स को और जगह पे कर सकते हो। हमारे प्लांट जो है बहुत पुराने हैं। आपने जैसे बोला कि एक हेक्टर में सिर्फ 670 किलो निकलता है, बाकी जगहों पे ऑलमोस्ट उसका 1.5 निकलता है, या एटलीस्ट कम से कम 1.25 to 1.4% निकलता है। तो हमको उसी एरिया में हमको एक तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सेकेंडली हमारे को पुराने पेड़ों को हटा के नए प्लांटेशन लगानी है, प्लस हमारे को नई डेवलपमेंट करनी है ताकि ग्रो इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को हम कैसे ग्रो कर सकें। अब बात ये निकल करके आती है कि काजू देश के अंदर में एक समय था जब काजू जो है भारत से हम बाहर भेजने की बात करते थे। आज हम नेट इंपोर्टर भी हो गए हैं, डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में ये निकल करके आती है कि भारत के काजू को भारत ब्रांड अगर बनाना हो कि भैया भारत का ब्रांड है ये, जैसे कैलिफोर्निया आलमंड की हम बात करते हैं, भी कैलिफोर्निया से आ रहा है, हम पिस्ताशियो की बात करते हैं, हम चिली के वॉलनट की बात करते हैं, तो भारत का भी तो अपना ब्रांड है। तो भारत की जो क्वालिटी है काजू की वो कैसी, और दूसरा भारत ब्रांड बनाने के लिए अगर कोई कदम उठाने हैं तो वो क्या कदम हो सकते हैं? हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास उसका रॉ मटेरियल की कमी है। हमारे को प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ा लिए हमने, लेकिन हमारे पास रॉ कैशू की कमी हो रही है और हम डिपेंडेंट होने जा रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज पे, दूसरी कंट्रीज पे। और कंजम्पशन हमारी इंडिया में है। जैसे अगर आप हमारे से कंपेयर वियतनाम करते हैं, वियतनाम और एक इंडिया का ही कंपटीशन रहता है। वियतनाम में और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सेम ही, इंडिया थोड़ा सा आगे होता है, कभी पीछे होता है, सेम प्रोसेसिंग है। मगर वहां कंजम्पशन सिर्फ 10 से 20% है और 70 to 80% वो एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का हिसाब है, इंडिया ऑलमोस्ट 10 to 15% एक्सपोर्ट करता है, 80 to 90% कंज्यूम कर लेता है। ठीक है। तो हमारे को सबसे बड़ी जो है, जैसे आपने बताया, ग्रो इन इंडिया करना ही पड़ेगा, और उसको ग्रो इन इंडिया के बाद फोकस करना पड़ेगा कि हमारे को उसको मेक इन इंडिया, जैसे आपने जैसे बताया कैलिफोर्निया है, ब्राजील नट है, पीकन, हम एक स्पेसिफिक कंट्री से फोकस करते हैं। कैशू को भी हमारे को उस ढंग से ऐसा करना है कि ये भारत नट बन जाए, भारत नट के नाम से आए, इंडिया नट के नाम से आए, या इवन इंडिया कैशू नट के नाम से फेमस हो जाए। क्यों? इंडिया की प्रोसेसिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। लोग इंडिया के काजू को सबसे ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ प्रोसेसिंग भी, क्योंकि करने को प्रोसेसिंग पूरे वर्ल्ड में हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास स्पेशलाइज स्किल है या हमारे पास स्पेशलाइज लेबर है जो इतने टाइम से ट्रेडिशनली कर रही है, वो बेस्ट टू बेस्ट हमारे इंडिया में है। तो उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि बेस्ट कैसे बना सकते हैं, बट ओनली थिंग इज हमारे को प्लांटेशन बनानी पड़ेगी, हमारे को पीपी ट्रिपल पी करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी इसके अंदर, जिसके अंदर के हम लार्ज स्केल के अंदर कैशू के प्लांट्स उगा सकें। उसकी जो पुराने पेड़ हैं उनके अंदर बेस्ट, उनके अंदर क्या, उनके ऊपर सॉइल टेस्टिंग करके क्या इंक्रीज कर सकते हैं यील्ड। अगर हम यील्ड को ही 1.5 टाइम्स कर देंगे, जो हमारी 8 लाख टन प्रोडक्शन है वो सीधी 16 लाख टन हो जाएगी। तो अगर हम उसको ही अगर हम डबल कोशिश करें और साथ में और प्लांट लगाएं, तो सून हम चाहेंगे, देखेंगे जो हमारी 20 लाख टन है वो पूरी की पूरी 20 अगले 4-5 साल में हमारी कंजम्पशन अगर 10% भी बढ़ जाती है, 23 लाख या 22 लाख टन भी बन जाती है, वो हमारी कंजम्पशन का ऑलमोस्ट 70 to 80% अगर इंडिया में कर सके। लेकिन हमारे को आज से 5 से 6 साल का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। रीजन है, एक प्लांट को आज पेड़ लगाते हैं काजू को तो 5-6 साल में जाके फल देता है। तो हमारे को टारगेट है एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि हमारे को प्रोडक्शन को किस तरह डबल करना है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे, हालांकि टेक्निकल सपोर्ट जो है बेसिकली वो आपकी एसोसिएशन से किसानों को मिल सकती है। और दूसरा हम बात करेंगे
प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो काजू को लेकर के प्रोसेसिंग यूनिट्स है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, वो किस स्तर के ऊपर पे, किस युद्ध स्तर के ऊपर पे काम हो रहा है। लेकिन ब्रेक के उस पार, और ब्रेक के उस पार हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आर लैंड, आर प्रोडक्ट और आर फ्यूचर कैश्यू के लिए कितना कारगर। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। राजीव जी, काजू, ब्रेक में जैसे आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि कैश्यू एप्पल भी होता है। ठीक है, हम तो सेब ही खाते हैं, कैश्यू एप्पल भी होता है, यानी कि जब पेड़ से काजू आता है तो उसके ऊपर एक सेब नुमा ऊपर फल होता है, फल होता है। वो फल का यूटिलाइजेशन क्या है, और काजू के कौन कौन से ऐसे और कंपोनेंट्स हैं जिससे आय के स्रोत नए खुल सकते हैं और फार्मर की इनकम यहां पर इंक्रीज हो सकती है, और उसके लिए एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए। अब कैश्यू जो होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एप्पल टाइप होता है और उसके नीचे कैश्यू लटक रहा होता है। और आपको जैसे बताया, वो कैश्यू जो लगता है वो भी रॉ कैश्यू लटक रहा होता है, उसमें से भी 20% माल निकलता है। तो आप सोचिए, टोटल अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के वो आ जाके 5 से 10% पे आ जाएगा जी। कैश्यू एप्पल के बहुत यूसेज है उसमें से, क्योंकि वो बड़ा एसिडिक नेचर का है। उसके ऊपर भी स्टडीज चल रही हैं, उसको हम उसके क्या बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या चीज उसको और यूसेज में ला सकते हैं। और जो कैश्यू का हल होता है, जब कैश्यू को कटिंग हो जाती है, उसके ऊपर भी यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको वॉलनट का एक एग्जांपल देता हूं। वॉलनट के अंदर क्या होता है, पहले जब उसका छिलका उतारते थे, सिर्फ वो फर्नेस में जलने के लिए जाता था, एक लकड़ी की तरह बन जाता था, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती थी। लेकिन आज क्या है, वॉलनट स्क्रब्स बनने लग गए हैं, वॉलनट के सुरमे बनने लगे हैं, उसको जो उसका छिलका है उसके थ्रू, और वॉलनट के ऊपर टेक्नोलॉजी करके और चीजें बनने लगे हैं। इसी ढंग से कैश्यू के एप्पल के ऊपर भी बहुत स्टडी हो रही है, कई चीजें उसके बाय प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इवन जो उसका हल है उसको भी यूसेज में लाने लग गए हैं। और जहां तक आपने जैसे बोला है कि टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था, 99% इंडिया में जो कटिंग थी उसके ऊपर जो हल होता है उसको पहले बॉईल करते हैं। इसका वेरी टीडियस प्रोसेस, को जो बड़ा उसका शेल इतना स्ट्रॉन्ग है, आप हथौड़ा मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा वो। अच्छा, तो उसको पहले बॉईल करा जाता है, उसको सॉफ्ट करा जाता है, फिर कटिंग करी जाती थी। इंडिया में ऑलमोस्ट पहले जो है 80 to 90% प्लस ही मैनुअल लेबर होती थी, बिकॉज दैट उसके अंदर बड़ी स्किल्ड थी। लेकिन अब इंडिया में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी है, मशीन कटिंग आने लग गई है, क्योंकि हर कैश्यू का डिफरेंट साइज होता है। इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी डिफिकल्ट से बनी, क्योंकि काटना काजू का छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, तो एक मशीन में कैसे वो नापेगा कितना काटना है और कितना, क्योंकि काजू का डिपेंड करता है कितना साबुत कैश्यू आपका बाहर निकल के आया। अगर ज्यादा ब्रोकन हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारे को बेस्ट टू बेस्ट कैश्यू निकालने के लिए कितने टेम्परेचर में करना है ताकि उसका कलर भी ना खराब हो, उसको कितनी देर बॉईल करना है, कितने में कटिंग करनी है, कितने में उसको क्या परसेंटेज हमारे को निकाल के लाना है, क्योंकि यील्ड अच्छी आएगी और साबुत ज्यादा आएगा तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी स्टडी हो रही है, रोज इंप्रूवमेंट हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी पूरी एक स्टडी करनी पड़ेगी कि इसके बाय प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहां का बेस्ट यूजेज में जा सकता है। हो सकता है कि एक ऐसा जमाना आ जाए जो प्राइस हमारे को कैश्यू कर्नल का मिल रहा है वही एप्पल का भी मिल जाए और उसके हल का भी मिल जाए। तो अभी तो मिल रहा है, लेकिन अभी हमारे को उसका इतना वैल्यू नहीं मिल रहा, लेकिन आगे जाके ये भी एक इसके ऊपर भी एक स्टडी करी जा सकती है जिसके अंदर गवर्नमेंट और साइंटिफिक हमारे को साइंटिफिक स्टडी मिली जाए इसके ऊपर। फूड प्रोसेसिंग अगर यूनिट किसी ने लगाना है राजीव जी, और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि सरकार एफपीओज की तरफ फोकस कर रही है, कैश्यू के अंदर में भी क्या एफपीओज आगे आ रहे हैं, और क्या एफपीओज यहां पर आकर के किसानों के साथ मिलकर के अगर एफपीसी या एफपीओ डेवलप करते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट अगर एक क्लस्टर के अंदर में लगाते हैं तो क्या उसके लिए करना होगा, और एक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर पे कॉस्टिंग लगभग कमोबेश क्या आ जाता है। प्रोसेसिंग जो प्लांट है कैश्यू का कोई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपका क्या लेवल प्लेयर है।
आपकी कितनी क्वांटिटी बनाते हैं। आप अगर मेनली अगर बड़े बड़े प्लांट देखेंगे तो आप मैंगलोर और साउथ में दिखेंगे। पहले क्या होता था, सारे के सारे साउथ में ही होते थे, बिकॉज जब इंडिया का जितना माल हमारा उगता था उसी को हम प्रोसेस करते थे। लेकिन आजकल की डेट में क्या हुआ है कि हम रॉ कैशू लाने लगे हैं। तो पोर्ट के आसपास, जैसे गुजरात का एरिया है, कांडला में माल उतरता है और सारा गुजरात में ही उसके वहीं पर ही प्रोसेसिंग यूनिट बन गए, छोटे छोटे यूनिट बन गए हैं। तो हमारे के अंदर, लेकिन प्रोसेसिंग की प्रोसेसिंग वहां नहीं रहती सर। प्रोसेसिंग के बाद हमारे को क्या उसकी क्वालिटी है, क्या ब्रांडिंग है, प्रोसेसिंग के बाद हमारे को कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो हमारा ट्रेडिशनली था, इसका टिन के बॉक्सेस होते थे, इसके 10 किलो, या फिर हमारे इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हमारे जो है इसके 25 पाउंड का एक टिन होता था। टिन के हिसाब से हमारा 12.5 किलो का एक 12.5 किलो का टिन होता था। लेकिन आज की डेट में हमने फूड टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके उसके ऊपर हमने आज की डेट में प्लास्टिक बॉक्सेस आने लगे हैं। बिकॉज क्या, टिन का बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी, वो जरा सा दबता था, टूट जाता था, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग करने में मुश्किल आती थी, और एक बार आपने टिन को काट लिया तो उसको वापस लगाना बड़ी मुश्किल होता था, उसको कैप को। लेकिन आज की डेट में जो हमने प्लास्टिक वाले करे तो उसको ईजी है, उसको लेते हैं, उसका बॉक्स करते हैं और रीयूजेबल है। वो जो प्लास्टिक वाला कंटेनर रीयूजेबल है, वो जो टिन वाला होता था उसमें जंग आ जाता था, उसके अंदर हमारे को डर लगता था कि पानी लग गया तो खराब हो, तो वो जरा सा दब के टूट जाता था। लेकिन ये प्लास्टिक वाले बड़े स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस हैं, तो इसकी यूजेबिलिटी भी है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो इसी ढंग से हमारे को जहां तक फूड प्रोसेसिंग का गवर्नमेंट पूरी है, गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी कि जो छोटे प्लांट है उनको बड़ा कैसे करेगा। जो इतना बड़ा प्लांट होगा उसमें वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, पैसे खर्च कर सकता है। और छोटे प्लांट्स भी, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे प्लांट नहीं होने चाहिए, छोटे प्लांट भी होने चाहिए, लेकिन हमारे को प्लांट्स को अगर हम बड़े लेवल पे अगर मिक्स करके बनाएंगे तो, और स्पेशली जहां पर हमारा ग्रोइंग एरिया उसकी और ग्रोइंग बढ़ जाएगी, तो ग्रोइंग बेल्ट के आसपास बनाएंगे तो हमारा फ्रेट भी बचेगा, कॉस्टिंग भी बचेगी। और आपको सबसे बड़ी, आपको जो मैं बताऊं, ये वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अच्छा, इसके अंदर कम से कम पूरी इंडस्ट्री के अंदर 8 से 10 लाख वुमेन जो है इसके ऊपर क्रैकिंग यूनिट में लगती है। आप जो मेजरली आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी जो प्रोडक्शन है उसमें लेडीज का बैकअप है, फ्रंट बैकअप है। इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है, बिकॉज जो है इसकी कटिंग, इसकी प्रोसेसिंग, उसके अंदर सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड ही ज्यादा काम करती हैं इसके अंदर। ओके ओके, यानी कि एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर निकल रही हैं, रोजगार महिलाओं को यहाँ पर इसके अंदर में काफी अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन काजू आगे आपको मुनाफा कैसे देगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से, प्रकृति उत्सव में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। काजू और काजू के बाजार और काजू की खेती की यहां पर बात हो रही है आज आपके अपने इस प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। राजीव जी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं राजीव जी से आगे चर्चा को बढ़ाऊं। एक रिपोर्ट काजू के ऊपर पे, ये हमारी खास। खेती से ज्यादा कमाई हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। उच्च मूल्य यानी ज्यादा कीमत में बिकने वाली फसलें उगाना भी उन्हीं में से एक है। काजू उच्च मूल्य वाली फसल है। दक्षिण भारत और तटवर्ती इलाकों में जलवायु इसकी खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल है। हालिया बजट के दौरान वित्त मंत्री ने तटवर्ती इलाकों में काजू की फसल को सहायता प्रदान करने की बात कही और 2030 तक इसे प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर सरकार ने विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनमें 45 से 50 लाख टन काजू की जरूरत होगी, जबकि अभी के समय हम सिर्फ 8 लाख टन के आसपास ही काजू उगा पा रहे हैं। कैशू एप्पल यानी काजू का सेब भी कमाई का अच्छा जरिया है। काजू की गिरी इसी पर लगती है। राजीव जी, काजू, हालांकि हम ये देखते हैं कि डिमांड को अगर इंक्रीज करना है तो उसके नए नए प्रयोग यहाँ पर होने लगते हैं। पैकेजिंग में अंदर में चीजें आने लगी,
हमने ये देखा काजू का जो प्रयोग है वो दाल भुजिया के अंदर में किया जाने लगा, पैक जो नमकीन आपके पास आ रहे हैं उनके अंदर हुआ, मिठाइयों के अंदर में ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग होने लगा। पहले मिठाइयाँ बिना ड्राई फ्रूट्स के चलती थी, लेकिन पिछले 15-20 सालों से ड्राई फ्रूट का जो चलन है स्वीट्स के अंदर में, स्वीट मार्केट के अंदर में आया। फिर हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में इसका यूटिलाइजेशन देखा, आइसक्रीम्स के बीच के अंदर में बड़ा तेजी के साथ में इसकी डिमांड जो है वो जनरेट होकर के आई कि इसको कैसे रिच कर दिया जाए आइसक्रीम सेगमेंट को, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स की कोटिंग होने लगी। अब क्या लगता है आपको कि यहां से नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए, कहां कहां पर वैल्यू एडिशंस के आपको स्कोप दिखाई देते हैं? हर चीज के अंदर वैल्यू एडिशन होगा या उसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ उसको हम बढ़ाएंगे तो हमारे को बेनिफिट मिलता है जी। जैसे बादाम का मिल्क बनने लगा है, क्यों कई लोगों क्या है ओट मिल लेते हैं, बादाम मिल्क लेते हैं, ऐसे ही हम कैशू मिल्क भी बना सकते हैं इंडिया में। अच्छा। तो कैशू से भी मिल्क भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंट है और दूसरों कई लोगों को बादाम मिल्क लेना है, और तो हम अगर इसको कहते हैं इसको अगर हम वैल्यू एडिशन करके अगर एक प्रोडक्शन को अच्छे ढंग से चलें तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक कैशू का मिल्क बना के अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको हायर रेवेन्यू आएगी, क्योंकि एक आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया, एक ब्रांडिंग करके हम उसका कैशू मिल्क बना सकते हैं। फिर जैसे अभी आजकल पिस्ते का कुनाफा पिस्ता बहुत फेमस हो गई, चॉकलेट है जिसका नाम है कुनाफा चॉकलेट, बहुत फेमस हो गई। इसी ढंग से हम कैशू की भी चॉकलेट्स बना सकते हैं, कैशू को भी और अदर यूजेस में ला सकते हैं। जब भी हम किसी चीज के अंदर कोई नई चीज उसके साथ इनोवेट करते हैं उसकी डिमांड भी बढ़ती है और उसको आपको बेटर प्राइसिंग भी मिलती है, और आप बेटर प्राइसिंग मिलेगी तो आप उसको एक अपने मेक इन इंडिया करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज अगर हम मिल्क को प्रमोट करके बेचे के मेड इन इंडिया कैशू मिल्क, और अगर वर्ल्ड में प्रमोट करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे, उसको बेटर प्राइसिंग मिलेगी, आपके इंपोर्ट के अंदर डॉलर इनकम बढ़ेगी। इसी ढंग से हम आज की डेट में, पहले जैसे हमारे यहाँ पर काजू कतली जो बनती थी उसकी लाइफ गिनी जाती थी 5 से 6 दिन, लेकिन आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी से आप उसको जिस ढंग से पैकेजिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उसकी लाइफ उन्होंने 30 to 40 डेज कर दी है। तो आप उसको अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो किसी कंट्री में पहुंचने में अगर आपने भेजा तो 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, तो आपने उन्होंने और भी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं कि जब तक वहां पहुंचे उसके दिन 30 डेज तक उसको और भी यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो इसके अंदर आपको कैशू का बेनिफिट और चीजें आपको प्राइसिंग बेटर मिलने लग गई है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसे हमारे को स्टडी करके उसके ऊपर और भी चीजें करी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। मुझे लगता है कि निश्चित तौर के ऊपर पे काजू को लेकर के और काजू की खेती को लेकर के काफ़ी कुछ हमारे व्यूअर्स को पता चला होगा, और जिस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं देश के अंदर में, निश्चित तौर के ऊपर पे आने वाला जो भविष्य है ड्राई फ्रूट के अंदर में, ये जो काजू का जो सेगमेंट है काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इसके अंदर में आपके पास कारोबार की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास खेती की अपॉर्चुनिटी है, और इसके साथ में वैल्यू एडिशंस की काफ़ी आपके पास में, फूड प्रोसेसिंग की आपके पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। वक्त हो गया यहाँ पर आज के सवालों और जवाबों के सिलसिले का। तो जो हमने आपसे पिछले हफ्ते सवाल किया था, पहले उस सवाल को देख लेते हैं और उसके जो विजेता हैं उनके नाम हम देख लेते हैं कि किन्होंने सही जवाब दिया। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल किया था, भारत दलहन उत्पादन में किस स्थान पर है? हमने आपको ऑप्शंस दी थी, ऑप्शन ए पहले पर, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, और ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पहले स्थान पर, और इसके जो विजेता हैं उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब बारी है आज के एपिसोड के सवाल की। आज का जो सवाल है वो है, विकसित भारत कितने टन काजू उत्पादन की राह देख रहा है? यानी कि विकसित भारत जब तक होगा 2047 तक, तब देश के अंदर में कितने टन काजू उत्पादन की जरूरत होगी? ऑप्शन ए 25 से 30 लाख टन, ऑप्शन बी 35 से 40 लाख टन, ऑप्शन सी 45 से 50 लाख टन, और ऑप्शन डी 55 से 60 लाख टन।
आपको इस सवाल का जवाब हमें मेल करना है अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे तक हमें मेल करना है। आपके पास 24 घंटे हैं और अपना लैपटॉप खोलिए, अपना ईमेल अकाउंट खोलिए और तुरंत हमें इसका जवाब मेल कर दीजिए। राजीव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। लेकिन आप कहीं मत जाएं, आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।